बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, आर्बिट्रेशन एक्ट और उसका सेकंड लेक्चर चैप्टर 1 इंट्रोडक्टरी और सेक्शन 1-2, ठीक है। इसको आज हम लोग जो है वो हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको एक डायरेक्शन दी हुई है कि आर्बिट्रेशन एक्ट के जो कंटेंट्स हैं उनको आपने हाथ से भी लिखना है, ताकि वो साथ के साथ आपकी स्कीम आपको अजबर होती जाए कि एक एक्ट को जो है वो कैसे स्कीम के साथ मेमोराइज़ करना है। तो जैसे जैसे आपने सेक्शन 2 पढ़ना है तो सेक्शन 1 को देखना है, जब 3 पढ़ना है तो 1-2 को देखना है। तो वो जब आप उसको बार बार स्कीम को देखेंगे तो लेंथी से लेंथी आपको डिवीजन भी याद हो जाएगी कि इसमें ये चैप्टर हैं और ये पार्ट्स हैं, और यहाँ से ये चैप्टर शुरू होता है, यहाँ पे एंड होता है, इस चैप्टर का ये अनवान है और इसका ये टाइटल है, और वो आपको सेक्शंस भी जो है वो क्या हो जाएंगे, अजबर हो जाएंगे। अच्छा, जो आर्बिट्रेशन एक्ट है 1940, एक्ट नंबर ऑफ 1940, तो आपको चूँकि एमसीक्यूज़ भी आना है तो माइंड में रखें कि आपको ये एक्ट नंबर भी पूछा जा सकता है, ईयर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जितने भी एक्ट्स हैं आप उन सब के आप एक चार्ट बना सकते हैं अपना, और उसको बार बार मेमोराइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके हर एक्ट में 2-4 एमसीक्यू जो है वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। मसलन आपने ये ईयर याद कर लेना है, एक्ट नंबर याद कर लेना है। एक्ट नंबर ऑफ 1940 का मतलब ये है कि 1940 में लेजिस्लेशन ने जो कानून पास किए थे उसमें जो 10वां नंबर था वो आर्बिट्रेशन एक्ट का था। और ये एक्ट नंबर लगाने का मकसद ये होता है कि कल को आर्बिट्रेशन एक्ट कहीं पे रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं पे एक्ट नंबर 10 ऑफ 1940 आ गया तो इसका मतलब भी यही होगा कि आर्बिट्रेशन एक्ट की बात हो रही है। ये डेट ऑफ एनेक्टमेंट है, इसको भी माइंड में रख रहे हैं, एमसीक्यूज आ सकता है। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द आर्बिट्रेशन एक्ट, ये इसका लॉन्ग टाइटल है, ठीक है, ये भी पेपर में आ सकता है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द आर्बिट्रेशन एक्ट, ये शॉर्ट टाइटल है, ये भी पूछा जा सकता है। वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द आर्बिट्रेशन इन पाकिस्तान, ये इसकी प्रेम्बल है। पहला चैप्टर बेसिकली हमने प्रेम्बल में पढ़ा था, टू डिसाइड द कंट्रोवर्सी एक्सपीडिशियसली। अच्छा, लॉ रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन इन पाकिस्तान, तो एमसीक्यूज़ में आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पंजाब लिख सकता है वो, ठीक है। इट इज़ हियर बाय नेक्टेड एज फॉलो, चैप्टर 1 इंट्रोडक्टरी, ठीक है। तो अब अपने कंटेंट्स में आप लिखें चैप्टर 1 और उसके बाद शॉर्ट लिखें नंबर 1 पे शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। अच्छा, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द आर्बिट्रेशन एक्ट, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन 1st day of July 1984। तो ये आप माइंड में बैठा लीजिए कि हम माइंड में बैठा लीजिए कि ये भी एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है। और ये जो डेट ऑफ एनेक्टमेंट है ये भी पेपर में जो है वो आ सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अब डेफिनेशंस क्लॉज है इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट टू इन दिस सब्जेक्ट आर कंटेक्स्ट, ये कहता है, ये यानी एक्ट खुद बोल के कहता है कि जब तक मैं इस एक्ट में खुद ये ना कहूँ क्या कि भाई ये डेफिनेशन से हट के बात कर लो, तब तक एक लफ्ज़ का वही मतलब होगा जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। समझ आ गया आपको? यानी एक्ट कह रहा है कि इन टर्म्स का वही मतलब होगा जो मैं कहने जा रहा हूँ, लेकिन साथ में वो कहता है कि अगर मैं खुद कह दूँ कि इससे हट के, तो फिर वो वाला मतलब वो प्रवेल करेगा जो मैं कहूँगा, ठीक है। अच्छा जी, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मीन अ रिटन एग्रीमेंट टू सबमिट present or future differences to arbitration whether an arbitrator is named therein or not। अच्छा बच्चों, याद रखो जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है ना, ये सबसे पहला स्टेप है आर्बिट्रेशन का। क्या कि दोनों पार्टीज़ बैठ के ये बात करें कि आओ भाई हम अपने डिस्प्यूट का फैसला कर लें, या अगर यहाँ ये कि भाई अगर कल को कोई डिस्प्यूट हुआ, ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर डिफरेंसेस टू आर्बिट्रेशन, यानी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट उस वक्त भी लिखा जा सकता है जिस वक्त अभी कोई डिस्प्यूट अराइज नहीं हुआ, और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट उस वक्त भी लिखा जा सकता है जिस वक्त एक डिस्प्यूट जो है वो अराइज
हो चुका है। अच्छा बच्चों प्लीज़ प्लीज़ हाईलाइट करो रिटर्न, ये पूछा भी जा सकता है, यानी ये इन राइटिंग होना चाहिए। ऑरल वाली कोई बात नहीं चलेगी, ऑरल वाली कोई बात नहीं चलेगी, ठीक है। टू आर वेदर एन आर्बिट्रेटर इज़ नेम्ड देयर इन आर नॉट। अच्छा जी देखिए जिस वक्त एग्रीमेंट लिखा जा रहा है उस वक्त आर्बिट्रेटर का नाम आया है या नहीं आया, वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है वो हो गया, तो ये एग्रीमेंट। अच्छा मैं अब आपको बताऊं, अक्सर आपने देखा होगा कि मसलन कुछ लोग पार्टनरशिप शुरू करते हैं, ठीक है, तो वो पार्टनरशिप के एंड पे जाके लिखते हैं कि अगर हमारा कोई डिस्प्यूट होगा तो हम सालसी तौर पे उसका फ़ैसला करवाएंगे। इसका मतलब ये है कि अब कोई पार्टी उन्होंने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कर ली है, यानी वो क्लाज ही शामिल हो गया ना, वो इकरारनामा, बेशक वो पार्टनरशिप था लेकिन वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी कहलाएगा। और अब वो डायरेक्ट कोर्ट में नहीं आ सकते, अब वो पहले किसके पास जाएंगे, वो सालस के पास जाएंगे। मैंने आपके लिए ना एक सालसी नामा जो है ना वो मैंने नेट से भी डाउनलोड किया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, कहता है जी इकरारनामा माबैन कौम शकीवा कौम, दो लोगों के दरमियान आज मोरखा जिरगा हुआ, ये हुआ ये हुआ। अब यहाँ पे नीचे जाके वो एक बात कहता है, वो कहता है तवील बहस मुबासे के बाद कौम महसूद ने मुसम्मी बैतुल्ला ख़ान को इख्तियार दे दिया कि वो जो भी फ़ैसला करेगा कौम को मंजूर होगा, ठीक है। इस तरह कौम असीर ने मुसम्मी ग़ुलाम हसन को इख्तियार दे दिया कि वो जो भी फ़ैसला करेगा वो उसकी कौम को जो है वो क्या होगा, वो उसको मंजूर होगा, ठीक है, उसको कबूल होगा, शराइत दर्ज झैल हैं, ठीक है। तो आप फिर मुझे बताइए ये क्या चीज़ हुआ, ये फिर हुआ क्या हुआ, इसे कहेंगे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट या कहेंगे आर्बिट्रेशन क्लास शामिल है इस एग्रीमेंट में। तो यही चीज़ हम लोग जो थे वो पढ़ रहे थे, जो मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाई है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मींस आ रिटन एग्रीमेंट टू सबमिट प्रेजेंट और फ्यूचर डिफरेंसेस टू आर्बिट्रेशन वेदर एन आर्बिट्रेटर इज नेम्ड देयर इन आर नॉट। अच्छा अवार्ड मीन एन आर्बिट्रेशन अवार्ड, अवार्ड मीन एन आर्बिट्रेशन अवार्ड। अब अवार्ड वो है, फर्स्ट स्टेप आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था, उसके बाद उन्होंने फ़र्ज़ करें कि अपने आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिए और उन्होंने एक फ़ैसला दे दिया, जो वो फ़ैसला देंगे उसको क्या बोलेंगे, उसको अवार्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे। अच्छा ये चीज़ें आप देखने के लिए ना इसको उर्दू में क्या कहेंगे। अच्छा मैंने आपको एक चीज़ समझाई हुई थी कि आप साथ में ना इसको उर्दू में भी लेके चलें, इसको उर्दू में भी जो है आप इसको लेके चलें। और मैंने आपको जो है वो ये उर्दू में भी आपके साथ जो है वो मैंने शेयर किया हुआ है, ये जो एक्ट है ये मैंने आपसे उसमें भी शेयर किया हुआ है, उर्दू में भी। ये देखें, तो उर्दू में पढ़ने से ये होता है कि वो जो टर्म्स होती हैं वो चूँकि मदर लैंग्वेज है तो उसमें ज़रा कुछ ज़्यादा जो चीज़ें जो है वो बंदे को जो है वो उसको पढ़ने पढ़ाने में थोड़ा सा जो है वो समझ में वो आसानी हो जाती है, ठीक है। किधर चला गया, ये देखिए ये, तो यहाँ पे देखिए सालसी मुआहदा और अवार्ड का वो क्या कर रहा है, फ़ैसला, क्या कहते हैं, सालसी फ़ैसला या फ़ैसले से मुराद कोई सालसी फ़ैसला है। अच्छा अब आप फ़र्ज़ करें इसको प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो आप जाएं उसके ऊपर, आप जाएं उसके ऊपर उसके ऊपर गूगल पे जाएं, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखें आप सालसी नामा नहीं, फ़ैसला सालसी, ये लिखें फ़ैसला
तो आपको यहाँ पे इमेजेस में चले जाएं, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे फैसले मिल जाएंगे जो कि पार्टीज़ के दरमियान हुए होंगे। तो इनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इनको अवार्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवार्ड बोलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम वापस आते हैं यहाँ पे। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में रिटर्न एग्रीमेंट टू सबमिट प्रेजेंट और फ्यूचर डिफरेंसेस टू आर्बिट्रेशन वेदर एन आर्बिट्रेटर इज नेम्ड और नॉट। अवार्ड मीन एन आर्बिट्रेशन अवार्ड। कोर्ट मीन आ सिविल कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन टू डिसाइड। अच्छा एक चीज़ बताऊँ आपको, देखिए हमने अभी पढ़ा है ना आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, और हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं डेफिनेशंस। तो याद रखिए जो डेफिनेशंस होती हैं वो आगे कहीं पे उनका इस्तेमाल भी होता है। तो अगर आप डेफिनेशन को उस रेलिवेंट सेक्शन के साथ मिला के पढ़ेंगे, या जब वो आप सेक्शन प्रिपेयर करेंगे तो साथ में डेफिनेशंस पढ़ेंगे, तो आपको ज़्यादा समझ आएगी और आपको वो जो डेफिनेशन है वो भी असबर हो जाएगी, और आप पेपर में उसको क्रॉस रेफरेंस के तौर पे भी लिख सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है ना, आप यहाँ पे सर्च करें, आप लिखें ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब ये देखिए जहाँ जहाँ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा ये आपको वहाँ पे लेके जाएगा, वहाँ पे क्या करेगा, ये आपको लेके जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको उसके साथ मिला के पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी, तो एनी हाउ जब भी आप सेक्शन पढ़ें तो ज़हन में ये रखा करें कि डेफिनेशंस कौन कौन सी दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ आप इस तरह भी कर सकते हैं कि उस सेक्शन के आगे लिख सकते हैं कि डेफिनेशन भी इसके साथ रेलिवेंट है, ताकि वो आप मिला के उसको जो है बाद में पढ़ सकें। अवार्ड मीन एन आर्बिट्रेशन अवार्ड। कोर्ट मीन अ सिविल कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन टू डिसाइड द क्वेश्चन forming the subject matter of the reference if the same had been the subject matter of the suit but does not except for purpose of arbitration proceeding under section 21 including a small cause court. अच्छा बच्चों, ये कोर्ट की डेफिनेशन पढ़ने से पहले ना आप रेफरेंस की डेफिनेशन पे आए। रेफरेंस मीन रेफरेंस टू दी आर्बिट्रेशन। अब मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा आप लोग। देखिए मैंने पहले आपको फर्स्ट स्टेप बताया था आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में क्या होते हैं कि पार्टीज़ एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि हम अपना फैसला जो है वो किसी सालस से करवा लेंगे। ये हो गया आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद वो जो सालस उन्होंने मुकर्रर किया है उसको वो लिख कर देंगे कि भाई ये हमारा डिस्प्यूट है, इतनी ये हमारी ज़मीन है, इसका हमारा ये डिस्प्यूट है, तुम जो फैसला कर दोगे वो हमें मंजूर होगा। तो ये जो पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन लिख कर दिए जा रहे हैं आर्बिट्रेटर को, इसको बोलेंगे रेफरेंस। इसको क्या बोलेंगे? रेफरेंस, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के साथ ही हो सकते हैं, या ये फिर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बाद जब कभी वो उनका डिस्प्यूट अराइज होगा तो ये उस वक्त भी रेफरेंस जो है वो लिखा जा सकता है। देखें, अगर तो हमने पढ़ लिया आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट के बारे में भी हो सकता है और फ्यूचर डिस्प्यूट के बारे में भी हो सकता है। अब अगर वो फ्यूचर डिस्प्यूट के बारे में है तो अब तो रेफरेंस वाली बात ही नहीं है, डिस्प्यूट तो अभी अराइज ही नहीं हुआ।
ठीक है। तो इसका मतलब है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पहले हो जाएगा और जब कभी डिस्प्यूट अराइज होगा फिर एक क्या जाएगा, आर्बिट्रेटर के नाम क्या जाएगा, रेफरेंस जाएगा। आगे हम चल के तो इसके इंग्रेडिएंट भी बढ़ेंगे कि रेफरेंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उनका शामिल होना जो है वो ज़रूरी है, वो हम आगे चल के जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अगर डिस्प्यूट मौजूद है और आज ही लिखा जा रहा है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, तो फिर उसके साथ ही रेफरेंस भी लिख दिया जाता है, यानी पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन भी लिखे दिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको एक जो था वो खोल के दिखाया था सालसी नामा, ये तो आप देखिए ऊपर तो उन्होंने कहा कबूल होगा, तो नीचे शरायत दर्ज झैल हैं, दोनों बाख्तियार फैसला करने के लिए अमली इक़दामात करेंगे दोनों ने कोई। अब ये जो नीचे चीज़ें लिखी जा रही हैं ये बेसिकली क्या है, ये रेफरेंस की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है। तो एक रेफरेंस जो है वो एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का भी हिस्सा हो सकता है अगर डिस्प्यूट एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर डिस्प्यूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, फ्यूचर डिस्प्यूट है, तो पहले आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आएगा। और इवन वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी नहीं है, वो उनका जो आपस में मेन एग्रीमेंट है उसी में आर्बिट्रेशन क्लास आ जाएगा। तो इसका मतलब है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है वो बन गया है। मसलन दो लोग अपना इकरारनामा मुआहदा बै लिख रहे हैं, कोई लेन देन को पार्टनरशिप डीड लिख रहे हैं, और बीच में वो लिख देते हैं कि हम सालस के ज़रिए फ़ैसला करवाएंगे, तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है वो उसमें क्या हो गया, वो शामिल हो गया। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। कोर्ट मीन अ सिविल कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन टू डिसाइड द क्वेश्चंस फॉर्मिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रेफरेंस इफ द सेम हैड बीन द subject matter of a suit but does not accept for purpose of arbitration proceedings under section 21 include a small cause court, small causes court, ठीक है। अच्छा, ये क्या चीज़ है, देखिए आगे हम ना एक चैप्टर पढ़ेंगे, ये है चैप्टर 2 है आर्बिट्रेशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ अ कोर्ट, ठीक है। और एक हम इससे अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि आई थिंक सेक्शन 21 से जो है वो क्या होगा, वो स्टार्ट होगा, वो होगा आर्बिट्रेशन विद इंटरवेंशन ऑफ अ कोर्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, देखिए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट लिखा गया, तो अब कोर्ट को क्या जाएगा बताइए। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बाद अगला स्टेप क्या होता है, रेफरेंस। तो यहाँ पे कोर्ट को क्या जाएगा, एक रेफरेंस जाएगा, और कोर्ट उस रेफरेंस की बुनियाद पे क्या करेगी, आगे कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी, ताकि उसका जो है वो ये आ गया, पार्टी मे अप्लाई फॉर ऑर्डर ऑफ रेफरेंस वेयर इन एनी सूट all the parties agree that any matter in suit shall be referred to arbitration, they may at any time in writing to call for order of reference, ठीक है। तो उसके बाद वो उसमें आर्बिट्रेटर अपॉइंट होंगे और फिर उसको जो है वो देखा जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको बताना चाह रहा था। अब आते हैं हम वापस, ठीक है। अब वो कहते हैं डेफिनेशन कहता है कोर्ट मीन अ सिविल कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन टू डिसाइड द क्वेश्चन फॉर्मिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ रेफरेंस if the same had been the subject matter of a suit but does not accept for the purpose of arbitration proceeding under section 21 include a small causes court। अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ एक बार, थोड़ी देर के लिए आप, ओहो ये क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए आप इस चीज़ को भूल जाइए, आर्बिट्रेशन एक्ट को। आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपको कहूँ कि कोर्ट की पेक्यूनरी जुरिडिक्शन कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर सिविल जज क्लास 3 की 10 लाख है, और सेकंड की मेरा ख्याल है 50 लाख है, और जो है फर्स्ट क्लास उसकी अनलिमिटेड है। अच्छा ठीक है, हो गया। तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ, अच्छा उसकी टेरिटोरियल लिमिट्स क्या होंगी, तो आप बताएंगे वो सेक्शन 16, 17, 18 जो है CPC का, उसके मुताबिक होगी कि कहाँ पे वो सूट जो है वो दायर होगा, सही है। अच्छा, इसकी आपको समझ आ गई। अब आप इस CPC को भूल जाइए। अब देखिए एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, ठीक है, या एक रेफरेंस कोर्ट में जाना है,
और रेफरेंस ये है कि हमारे दरमियान इस प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, तो जो कोर्ट जो है इसका फ़ैसला करेगी वो हमें मंजूर होगा। तो किस कोर्ट में जाना है, किस कोर्ट में जाना है? तो वो प्रॉपर्टी फ़र्ज़ करो वो प्रॉपर्टी है, फ़र्ज़ करो 2 करोड़ की, और वो फ़र्ज़ करें प्रॉपर्टी लाहौर में वाक़ है। तो भाई आप लाहौर में टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में जो कोर्ट है और जिसकी अनलिमिटेड जुरिडिक्शन है, आप वहाँ पे जाके अपना रेफरेंस जो है वो क्या करेंगे, वो दायर करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, जिसको अभी रिपीट भी करते हैं, वो बेसिकली यही कहना चाहता है कि सिविल कोर्ट जो है वो वही होगी जिसकी अदरवाइज़ उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर क्या होगी, वो जुरिडिक्शन होगी। अगर वो सिविल जज फर्स्ट क्लास सुन सकता है उस सब्जेक्ट मैटर को, तो फिर वो उस रेफरेंस को भी जो है वो क्या कर सकता है, वो सुन सकता है। अब मैं दोबारा पढ़ता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। वो कहता है कोर्ट मीन अ सिविल कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन टू डिसाइड द क्वेश्चन फॉर्मिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रेफरेंस, ठीक है, having the jurisdiction to decide the question forming the subject matter of the reference is the same had been the subject matter of the suit। देखा ये चीज़, ये बेसिकली अगर वो अदरवाइज़ वो सूट में उस कोर्ट की जुरिडिक्शन है, तो वो फिर वो रेफरेंस भी वो कोर्ट जो है वो क्या कर सकती है, वो सुन सकती है, बट डज नॉट, लेकिन एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग अंडर इंक्लूड आ स्मॉल काजेज कोड। लेकिन सिविल कोर्ट की डेफिनेशन में स्मॉल काजेज कोड जो है वो शामिल नहीं होगी, माँ सवाए सेक्शन 21 के, वहाँ पे स्मॉल काजेज कोड जो है वो शामिल होगी। उसको हम लोग जो है वो देख लेंगे। होप कि आपको कोर्ट की जो डेफिनेशन है वो आ गई है, ठीक है। उसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन अ पर्सन हु विल law represent the estate of a deceased person and include any person who intermeddles with the estate of the deceased, and where a party acts in representative character, the person on whom the estate devolves on the death of the party so acting। ये बेसिकली ना CPC से ये डेफिनेशन इन्होंने उठाई है। देखिए एक लफ्ज़ होता है लीगल हेयर और एक वर्ड होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। एवरी लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज़ अ लीगल हेयर, बट एवरी लीगल हेयर मे नॉट बी अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज़ अ वाइडर टर्म दैट लीगल हेयर, ठीक है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होगा? सबसे पहले तो वो बंदा, ठीक है, जिस पे वो स्टेट क्या हुई है, वो डिवॉल्व हुई है, लीगल हेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। या जो हु इज़ इन द लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द डिसीज पर्सन, ठीक है। जैसे एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया गया है, कोई रिसीवर अपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है, जो लीगली उसको क्या कर सकता है, स्टेट को, जिसके हक में लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी हो गया है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा, ठीक है। और इंटरमेडलर जो वक्ती तौर पे उस प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है, उसको इंटरमेडलर कहेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है एंड वी एज अ पार्टी एक्ट्स इन रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, ठीक है, द पर्सन ऑन होम द स्टेट डिवॉल्व्स ऑन द डेथ ऑफ द पार्टी सो एक्टिंग। अब फ़र्ज़ करें कि एक मतवली है किसी वक्फ़शुदा प्रॉपर्टी का, तो उसके मरने के बाद वो जो आगे जाएगी, जो जिसके पास वो मतवली का ओहदा जाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कहलाएगा। CPC में मैंने इसकी बड़ी डिटेल में इसकी जो है वो मैंने वो ऑडियो रिकॉर्ड की हुई है, अगर आपको मिल जाए तो उसको आप जो है वो ज़रूर सुनिएगा। बाकी आप इसको उधर से भी देख सकते हैं, इसको उर्दू में भी पढ़ सकते हैं, अपना कॉन्सेप्ट जो है उसको मज़ीद क्लियर करने के लिए ना। कानूनी नुमाइंदे से मुराद वो शख्स है जो कानूनन मुतवफ़ी की इमलाक की नुमाइंदगी करे, और इसमें मुतवफ़ी की इमलाक में शरीक शख्स शामिल है। और जहाँ कोई फ़रीक नुमाइंदे के तौर पर काम करता है, तो वो शख्स भी जिसे यूँ काम करने वाले ऐसे फ़रीक की मौत मुतक़द जात वरासत में मुंतकिल हो, वो शामिल है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये थी डेफिनेशंस, ये था चैप्टर 1, ठीक है। तो होप कि आपको समझ आ गई है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।